ठीक है, ये मानव भूगोल का विषय वस्तु है। इसी तरह से मैदानी इलाकों में जहां हम आप रहते हैं, आपके विद्यालय का छत देख लो कैसा है, सपाट है, एकदम चौरस है, ठीक है। तो जैसी जहां की प्रकृति होती है, जैसी जहां की जलवायुगत दशाएं होती हैं, उस तरह के वहां पर अधिवास निर्मित किए जाते हैं। तो इनका अध्ययन भी भूगोल के, मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अब अधिवास भूगोल के भी दो प्रकार होते हैं, ग्रामीण अधिवास और नगरीय भूगोल। ये तो तुम लोग समझ ही रहे हो नाम से कि ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत हम ग्रामीण बस्ती के बारे में पढ़ते हैं, ग्रामीण बस्ती की आकार, प्रकार, संरचना, उत्पत्ति, ठीक है, समस्याएं, तमाम उसके विषय क्षेत्र है। नगरीय भूगोल में हम उन्हीं चीजों को नगर के संदर्भ में देखते हैं। ग्रामीण और नगरीय बस्तियां स्पष्ट रूप से अलग अलग होती हैं। नगरों में बहुत घनी बस्तियां होती हैं, लेकिन गांव में दूर दूर थोड़े फैले हुए मकान होते हैं। गांव में लोगों के घर के सामने बहुत काफी जगह होता है, शहर में सामान्यतः ऐसा देखने को नहीं मिलता। दूसरी तरफ शहर में जो है समुचित जल प्रबंधन की प्रणाली होती है, गांव में इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। अब तो हालांकि चीजें बदल रही हैं। गांव में सामान्यतः कच्ची सड़कें पहले हुआ करती थी, जबकि शहरों में पक्की सड़कें हुआ करती थी। तो ये तमाम अंतर है। तो ये अधिवास भूगोल। इस तरह से आप जैसे जैसे आगे जाओगे, आपको मानव का प्रकृति के साथ अंतर संबंध दिखाई देगा। कुछ बचता नहीं है मानव भूगोल में। मानव भूगोल अगर आपने पढ़ लिया तो फिर दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट से आप ना वाकिफ नहीं रहेंगे। हर सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ न कुछ जानकारी हो जाएगी। मतलब कि आप सर्जन स्पेशलिस्ट तो नहीं होंगे, लेकिन जनरल फिजिशियन हो जाएंगे। मानव भूगोल पढ़ लेने के बाद कोई शाखा किसी भी विषय की बचती नहीं है, सब पढ़ लेते हैं। अर्थशास्त्र पढ़ा आपने इसमें, यहां सामाजिक भूगोल में आप समाजशास्त्र पढ़ते हैं, राजनैतिक भूगोल में आप राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, सैन्य भूगोल में आप डिफेंस स्टडी पढ़ते हैं, ये तो अलग से सब्जेक्ट है। तो बचा क्या? मेडिकल ज्योग्राफी है ये, चिकित्सा भूगोल, ठीक है। तो जितने इसके ब्रांचेस हैं, जितनी शाखाएं हैं, सब कुछ आप पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने तरीके से। अपने तरीके से मतलब मानव का प्रकृति के साथ जो अंतर संबंध है, इस बात को ध्यान में रखते हुए। जैसे चिकित्सा भूगोल में आप पढ़ करके एमबीबीएस नहीं बनेंगे, ये ख्याल दिमाग से निकाल दीजिएगा। या पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ करके आपको राजनीति शास्त्र की डिग्री नहीं मिलेगी, यह भी बात अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, ठीक है। मेडिकल ज्योग्राफी में, चिकित्सा भूगोल में आप क्या पढ़ते हैं? किसी भी बीमारी का वहां की प्रकृति के साथ क्या संबंध है। आया मानव और प्रकृति का अंतर संबंध। ये बीमारी मानव को है, अगर ये बीमारी मानव को है तो इसका प्रकृति के साथ क्या अंतर संबंध है, ये पढ़ते हैं हम चिकित्सा भूगोल में। जैसे कोई बीमारी ले लो, एक मलेरिया, अब मलेरिया बीमारी का प्रकृति के साथ क्या अंतर संबंध है? यह बीमारी सबसे ज्यादा दुनिया के किस क्षेत्र में होती है? तो आप देखेंगे मलेरिया का प्रकोप विश्व में अधिकतर विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में, यानी भूमध्य-रेखीय क्षेत्रों में, या कह लो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। मलेरिया की बीमारी अंटार्कटिका में और साइबेरिया में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो मलेरिया किससे होता है, फैलता है? मच्छर से।
मच्छर कहाँ पनपेगा? जहां मच्छर को पनपने के लिए उपयोगी जलवायु मिलेगी, उसके अनुकूल जलवायु मिलेगी, वहीं मच्छर पनपेगा। अंटार्कटिका में -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर में मच्छर सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये साल भर टेम्परेचर ऐसे ही रहता है अंटार्कटिका में। साइबेरिया में भी कमोबेश यही हाल रहता है, ग्रीनलैंड में भी यही हाल रहता है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में मच्छर नहीं पनप पाएगा, क्योंकि उसको जिंदा रहने के लिए जो जलवायु चाहिए वो वहां नहीं है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी मच्छर साल के 1 आध महीने छोड़कर बड़े मुश्किल से नहीं दिखाई देंगे आसानी से, क्योंकि वहां पर मच्छरों के ग्रो करने के लिए अनुकूल जलवायु नहीं है। तो मच्छरों के लिए अनुकूल जलवायु कहाँ है? उष्ण कटिबंधीय विषुवत रेखीय क्षेत्रों में।